हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि रबर के सेगमेंट में काम करती है। सेकेंड हैंड जो रबर होता है, जैसे पुराने आइटम्स होते हैं जिनमें सिंथेटिक रबर से बने होंगे या फिर नेचुरल रबर से जो बने होंगे, उनसे जो रबर है उसको वापस एक्सट्रैक्ट कर लेती है और जो दूसरी कंपनियाँ होती हैं उनको बेच देती हैं, जो सेकेंड हैंड रबर के अंदर में से प्रोडक्ट्स बनाती है। जो कंपनी का जो नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज होराइजन रिक्लेम इंडिया। इस कंपनी का जो आईपीओ 12 जून से 16 जून के बीच में खुलने वाला है। 103 का इन्होंने प्राइस सेट किया है, 201 करोड़ रुपए की यहाँ पर वैल्यू लगाई है और 54 करोड़ रुपीस उठा रहे हैं और सारे पैसे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। और कंपनी के प्रमोटर्स के पास में 70% मालिकाना हक आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है, जो अच्छा खासा है, राइट। अब इस कंपनी के एनालिसिस में हम आगे बढ़ने से पहले एक भाई का सवाल आया हुआ है, टेक्स्ट मैसेज भेजा हुआ है भाई ने 5-6 दिन पहले, काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज भेजा है एंड रिक्वेस्ट किया कि आरएचपी रीड करना सीखना है। तो दोस्त, आरएचपी एक कंपनी द्वारा डॉक्यूमेंट होता है, राइट। एंड आरएचपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि कंपनी सारी जानकारी दे देती है अपनी कंपनी से रिलेटेड। तो वहाँ पे हमें एक जगह पे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरीके से कंपनियां एनुअल लें, फिर आपको कौन सा आरएचपी के सेगमेंट में रीड करने में दिक्कत आती है, आप उसके जो रिलेटेड कमेंट हैं वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियोस के, तो आपकी क्वेरीज वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो आप सीखते रहोगे ऐसे ही। अब मैंने को यहाँ पे लगभग 1000 कंपनीज किया है ऑलरेडी रिसर्च। सो मोटा मोटा थोड़ा बहुत आइडिया बाद में हो जाता है जैसे जैसे आप कंपनी की रिसर्च करते हो। बाकी पूरा आप बोलोगे मेरे को कंप्लीट सीखना है, तो मैं भी खुद ही अभी सीखे जा रहा हूँ, बिकॉज कंपनियां भी नए नए जुगाड़, नए नए तरीके निकालती जाती हैं। जो आरएचपी होती है उसके अंदर में डेटा को छुपाने का नए इवोल्यूशन करती रहती हैं। अकाउंटिंग चेंजेस होते रहते हैं, तो पूरा सीखना, निचोड़ निकालना वो तो पॉसिबल नहीं है। बट सीखते रहोगे तो अल्टीमेटली सीख जाओगे, राइट। इतना कुछ खास कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। क्या है धंधे में, है क्या धंधे में, बस ये समझना है कि धंधा क्या है और पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कोई धांधली तो नहीं कर रहा है, बस इतना ही तो समझना है। कोई धांधली नहीं कर रहा है तो पैसा कैसे आ रहा है और कहाँ जा रहा है। और अल्टीमेटली बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है साइकिल बने रहना, कि कंपनी किस तरीके से साइकिल पैसे को घुमा रही है। बस अल्टीमेट पैसा घूमेगा तो नया रेवेन्यू लेके आएगा, नया रेवेन्यू आएगा तो नेट प्रॉफिट लेके आएगा। बस वो पैसे को घुमाते हुए को समझना है, काम खत्म हो गया, इतना ही तो बिजनेस है। ऑलराइट, तो ट्राई करो, आई थिंक आप अल्टीमेटली सीख ही जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर अब अगर इस कंपनी के अंदर में हम लोग आने वापस आते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी क्या काम करती है। तो नेचुरल और सिंथेटिक रबर के जो राइट एक्सट्रैक्ट कर लेती है और बाद में बेचने का काम करती है। वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के काम आता है। अब कंपनी का जैसे हमें यहाँ पे आरएचपी के अंदर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कंपनी पैसा उठा रही है तो वो कंपनी को किस तरीके से बेनिफिट करेगा, राइट। वही तो समझना है कि अल्टीमेटली बिजनेस इस आईपीओ के पैसे से बढ़ेगा या मैनेजमेंट अपने लिए पैसा उठा रहा है, कि किस तरीके से क्या है। तो अब सारा पैसा कंपनी के पास में जा रहा है, इसका मतलब कंपनी में कहीं ना कहीं तो काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो किस तरीके से बेनिफिट होने वाला है, तो वो हमें समझना है। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सही। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कंपनी जब रोजमर्रा का जो काम करती है उसमें पैसे खर्च करने वाली, 6 करोड़ रुपए। रोजमर्रा का काम कौन सा होता है? डेली, मतलब जैसे इन्वेंट्री खरीदना, उधारी में माल उठाया हुआ है, पेएबल्स तो उनको पे कर देना, लेबर लगा रखी है उसको पे कर देना, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना, रेंट का पे कर देना, शॉर्ट टर्म का जो उधारी ले रखी है उसको बैंक से उसको पे कर देना। तो ये रोजमर्रा के काम है फैक्ट्री के अंदर में, तो उसमें पैसा खर्च करने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी पे अच्छा खासा लोन है उसको चुकाने वाली है, जो कि हमने यहाँ पर दिखा रखा 26 करोड़ रुपए। तो यहाँ से कंपनी का नेट प्रॉफिट में आराम से 2 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा, राइट। तो इससे कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट है। आने वाले जो ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी नई मशीनरी लगाना चाहती है, इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वहाँ से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। तो रीजंस तो काफ़ी अच्छे हैं और इमीडिएट इफेक्ट दिखने वाले नजर आ रहे हैं, इट्स नाइस। अब कंपनी का जो आईपीओ लेके आने में जो मदद कर रहे हैं वो जीआईवाई कैपिटल एडवाइजर्स। इनकी जो जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मली ऑन एन एवरेज रहती है, कभी बहुत अच्छी रहती है, कभी इतनी अच्छी नहीं रहती है, कभी एट पार जो है लिस्टिंग यहाँ पर ये करवा पाते हैं। अब इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर में किस तरीके से करवा पाएंगे वो तो देखने वाली बात होगी। और अभी रिसेंट में जो भी इनके आईपीओज आए हैं वो नॉर्मली अच्छे आए हैं, राइट। और आफ्टर द लिस्टिंग भी
ठीक-ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पर नॉर्मली चलती है, कुछ आईपीओज़ को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो। तो जीआईवाई कैपिटल वाले ठीक हैं, मतलब इनके ऊपर में कोई इतनी आसानी से उँगली नहीं उठा सकते हम लोग। अब नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी ने बात की कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने वाली है, राइट? और लोन चुकाने वाली है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने इसका मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी जो प्रोडक्शन है वो मोस्टली उस पे चल रही होगी, कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन काफ़ी अच्छा खासा कर रही होगी। तो यहाँ पे देखने में 90% यूटिलाइज़ेशन चल रहा है। अब ये जो नई 2 फैक्ट्रियाँ और लगाए 2 यूनिट्स और लगा रहे हैं, यूनिट 2 और यूनिट 3, उनके अंदर में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ऑलरेडी इन्होंने बढ़ा ली है, बट अभी ऑपरेशनलाइज़ नहीं हुई है, राइट? तो इस बात का ध्यान देना। नेक्स्ट, आईपीओ के पैसों से कंपनी मशीन वगैरह लगाने वाली है, तो यहाँ पर जो कंपनी की टोटल प्रोडक्शन फैसिलिटी की जो जो मतलब कैपेसिटी है वो बढ़कर के 14,100 मेट्रिक टन से 86,800 मेट्रिक टन तक पहुँचने वाली है। अब यहाँ पे जितना कंपनी का रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है उसके मुकाबले अगर लगभग यहाँ से 6 गुना प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगी जब ये 2 यूनिट्स जो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के अंदर मशीन्स लग जाएंगी और वो कमीशन हो जाएंगी। अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया कि वो कमीशन कब होंगे। कमीशन मतलब चालू हो जाएंगे, रेवेन्यू वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा। इसकी कोई क्लियर यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, राइट? तो बट ये कमीशन हो जाए तो 6 गुना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ये 90% पे भी चल रही है, तो रेवेन्यू भी यहाँ से 6 से 7 गुना बढ़ सकता है, राइट? तो अब नेट प्रॉफिट के ऊपर हम किस तरीके से असर कर सकता है, जब ये दोनों कमीशन हो जाएंगे उसी हिसाब से हम लोग जो है फ्यूचर का नेट प्रॉफिट को प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट? अब सीधा चलते हैं हमारे ये जो बैलेंस शीट है उसके अंदर में। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसकी साइज आज के दिन 64 करोड़ रुपीज़ की है, जो कि पिछले साल तक 26 करोड़ रुपीज़ की थी। तो अच्छी खासी बैलेंस शीट की साइज बढ़ी है। अब उसकी बैलेंस शीट की साइज किस तरीके से बढ़ी है, तो यहाँ पे एक तो अच्छा खासा लोन लिया गया है 18 करोड़ रुपीज़ तक का, राइट? साथ में ही यहाँ पर और लोन लिया गया है 8 करोड़ रुपीज़ तक का। दो लोन लिए हैं, एक तो वर्किंग कैपिटल लोन और दूसरा ये वाला लोन जो कि लॉन्ग टर्म वाला लोन है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी कमाया है अच्छा खासा पिछले साल, और यहाँ पर साथ में ही देखने को मिल रहा है कि उधारी में थोड़ा बहुत माल उठाया है। तो लेट मीन्स की कंपनी ने मोस्टली लोन से बैलेंस शीट की साइज बढ़ी है और थोड़ी बहुत नेट प्रॉफिट की साइज से बढ़ी है, तो रीजंस अच्छे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी ने लोन वगैरह लिया तो कहाँ लगाया, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वर्किंग कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस दैट मीन्स की फैक्ट्री सेटअप के अंदर पैसा लगा हुआ है। जो कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है तो उसमें जितना भी काम होना है वो मोस्टली हो चुका है, बस वहाँ पे जो कुछ मशीनरीज और लगनी है वो आईपीओ के पैसों से लगने वाली है। मोस्टली इन्होंने अपना काम देख लिया है, जो कि हम लोगों ने चेक किया था कि जो यूनिट 2 और यूनिट 3 में ऑलरेडी मशीनरीज लग चुकी हैं, कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है, बट स्टिल कुछ मशीन्स और आनी है, इनके वेंडर्स ऑलरेडी तय हो चुके हैं, वो लगने के बाद में दोनों यूनिट्स कमीशन हो जाएंगी, राइट? तो रीजंस तो अच्छे लग रहे हैं देखने के अंदर में। तो यहाँ पर दूसरा, कंपनी की इन्वेंट्री जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है और साथ में ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी ने मैनेज कर रखे हैं, दैट इज अगेन नाइस। अब इन्वेंट्री जो है वो बढ़ रही है तो कंपनी के रेवेन्यू के साथ में मैनेज कर पा रही, रेवेन्यू इंक्रीज के साथ में। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 20 करोड़, 36 करोड़, 49 करोड़, और कंपनी सेकेंड हैंड जो कचरा होता है रबर्स वगैरह उनको इकट्ठा करती रहती है, तो इन्वेंट्री इनको अच्छी खासी चाहिए भी, तो वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 70 लाख रुपए थे, यहाँ पे 7 करोड़ रुपए थे और यहाँ पर 10 करोड़ रुपए हो गए हैं। और माल इनका लगभग 5.5 करोड़ रुपए का बना बनाया पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो इन्होंने वैल्यू दिखाई है 5.5 करोड़ रुपए की, वो यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिखाई है। तो यहाँ पर अगर हम इनको, अगर इस डेटा को हम लोग अगर इसमें से माइनस करें तो लगभग यहाँ पर 8 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट नजर आएगा। बिकॉज हम पूरा माइनस नहीं कर सकते 5.5 करोड़ रुपए से, बट इसका ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका नेट यहाँ पर डबल हो रखा है, दैट मीन्स ये 50% तक का रॉ मटेरियल कॉस्ट इनका पड़ रहा है, राइट? तो हम लोग जो ऊपर का एरिया है उसको हटा रहे हैं, सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास का, उसके हिसाब से जो नेट प्रॉफिट में असर आएगा वो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो लगभग 8 करोड़ हम लोग मान के चल लेते हैं कि इनका नेट प्रॉफिट इस साल हुआ है। उसी के हिसाब से हम लोग अगर चेक करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं पी रेशियो, तो पी रेशियो के कितना 8 के हिसाब से निकल के आता है, जो कि है 8 16 8 3 24, तो लगभग 25 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है, दैट इज ओके। दूसरा आता है पीबी रेशियो, राइट? अब यहाँ पे ध्यान रखनी उसी एक चीज को कैलकुलेशन और साथ में कर लेते हैं, दैट इज कि 90% कैपेसिटी के ऊपर ऑलरेडी चल रही है और यहाँ से 6 गुना अगर बढ़ जाती है, कंपनी फुल कैपेसिटी की यूटिलाइज कर लेती है जब इनकी यूनिट 2 और यूनिट 3
कमीशन होने के बाद में तो लगभग उसमें 2-3 साल का वक़्त लग सकता है, 4 साल का वक़्त भी लग सकता है। तो उस वक़्त जो रेवेन्यू है वो लगभग यहाँ से साढ़े 300 करोड़ तक का आ रहा होगा। एंड उसके हिसाब से अगर नेट प्रॉफ़िट निकाले जाएँ तो लगभग कंपनी यहाँ पर जो नेट प्रॉफ़िट है वो लगभग 10 से लगभग 15% के आसपास का नेट प्रॉफ़िट जनरेट कर पा रही है रेवेन्यू के मुकाबले। अब साढ़े 3 करोड़ का सॉरी साढ़े 300 करोड़ का जो 15% है वो कितना होता है? तो लगभग होता है साढ़े 300 का 35 करोड़ तो सीधा ही हो गया 10% ही। फिर उसका 18 15 और मान लो मोटा-मोटा, तो वो लगभग 45 करोड़ रुपए होता है। 45 करोड़ रुपए के हिसाब से कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आता है वो लगभग आज की रेट के हिसाब से 5 के आसपास का निकल के आता है जो कि काफ़ी लुक्रेटिव है। अब बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ मैं और ध्यान ले जाना चाहूँगा आपका कि यहाँ पे कंपनी जो है, कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो कौन हैं? और उससे पहले चलो एक बार एक चीज़ और चेक कर लेते हैं दैट इज़ द कैश फ्लो। तो कैश फ्लो कंपनी का आराम से कोई दिक्कत भरी नज़र नहीं आ रही है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, वो भी पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव है। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एन इश्यू इन दिस पर्टिकुलर थिंग। मुझे तो अब तक तो कोई दिक्कत यहाँ पर खास नज़र नहीं आई, बस एक चीज़ को देख रहे कंपनी ने एक क्लियर गाइडलाइन नहीं दी है कि जो यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, वो कमीशन कब होने वाली है। नंबर तो दिखा दिया, सपना तो दिखा दिया, बट सपने का शुरुआत कहाँ से होना है वो नहीं बताया। हाँ भाई, क्या कर रहे हो भाई लोग? अब यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं कंपनी कस्टमर 1 है वो कौन है? ईपीआर क्रेडिट सर्विसेज़। ये कौन लोग होते हैं? ये बेसिकली जो अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो भी कंपनियां प्लास्टिक या उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको ईआरपी जो क्रेडिट्स हैं, ईपीआर क्रेडिट्स जो होते हैं वो खरीदने पड़ते हैं। ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो कंपनी है ये क्या करती है, वेस्ट को कन्वर्ट कर देती है, मतलब वेस्ट को इकट्ठा करके यूजेबल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसको ईपीआर क्रेडिट्स मिलते हैं जिनको ये उन मैन्युफैक्चरर्स को बेच देती है। तो इनका रेवेन्यू का लगभग 6% तो वहीं से आ रहा है। उसके अलावा जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं रबर से, ईपीआर क्रेडिट से रेवेन्यू अच्छा खासा आ रहा है। उसके बाद में जो रबर्स बना रहे हैं उनसे इनका कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4 जो कि उसी से रिलेटेड, राइट? तो इनके बेसिक इसकी जो आने वाले टाइम के अंदर में जो बने रहने की जो उम्मीद है इस कंपनी की वो है। ऐसा नहीं है कि बने रहने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं फिर कम हो गई हैं, यस इसके बने रहने की उम्मीदें हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी यूज़ होगा वो वापस रिसाइकल की जो साइकिल है वो आने वाले टाइम के अंदर में और बढ़ेगी। ईपीआर क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम के अंदर में भी और बढ़ेगी, राइट? तो आई एम पॉजिटिव पर्टिकुलरली इन द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी लुकिंग एट दिस डेटा। नेक्स्ट अगर कंपनी का हम लोग नाम देखने की कोशिश करते हैं, कंपनी का नाम आज के दिन रजिस्टर्ड है या नहीं, तो यहाँ पर देखने मिला कंपनी का नाम जो है वो आज के दिन के हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर्मेलिटी चेक पास के अंदर में चल रहा है। कंपनी जो प्रॉपर्टी यूज़ करती है जो फैक्ट्री के तौर के ऊपर में वो कंपनी द्वारा ओन्ड है, और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मतलब फैक्ट्रीज जो हैं वो तो ओन्ड हैं, बाकी जो प्रॉपर्टी चीज़ें हैं वो ओन्ड नहीं है, लीज पे। एट्रिशन रेट भी कंपनी का काफ़ी कम है, दैट इज़ आप लोग जिसको हम भी सॉरी सॉरी एट्रिशन रेट नहीं दिया हुआ यहाँ पर, वो परसेंटेज रेवेन्यू वाइज था पर कस्टमर। तो एट्रिशन इनके पास में 81 एम्प्लॉइज टोटल मिला के काम करें, मोस्टली प्रोडक्शन में काम करें, दैट्स फाइन। अब अगर हम लोग पीयर ग्रुप से कंपैरिजन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कंपनी लीड रिक्लेम एंड रबर प्रोडक्ट्स जो कि एसएमई सेगमेंट के अंदर में ही काम कर रही है आज के दिन। 67 करोड़ की इसकी कंपनी की वैल्यू चल रही है, 16 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है ईयरली बेसिस के ऊपर में 40 करोड़ के आसपास में आ रहा है। और जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, इसका रेवेन्यू 50 करोड़ के आसपास में आ रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी ने वैल्यू जो नेट जो मार्केट कैप टू सेल्स जो वैल्यू लगाई है वो ऑलरेडी ज़्यादा लगा ली है। साथ में पी रेशियो कमाई वाइज अगर देखते हैं तो हम यहाँ पर हमने एक कैलकुलेशन देखी थी जिसके हिसाब से 8 करोड़ का आ रहा था, 25 का पी रेशियो निकल के आ रहा था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लीड रिक्लेम वाली ये जो कंपनी है ये ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन में अवेलेबल है, और जो ऑलरेडी जो आईपीओ लेकर इसने महंगी अपनी वैल्यू लगाई है। दूसरा पीबी रेशियो वाइज अगर वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर नेटवर्थ इज 24 सीआर, और यहाँ पर जो 52 सीआर और जाने वाले हैं, तो लगभग यहाँ पर जो पीबी रेशियो निकल के आता है वो लगभग 75 के हिसाब से निकाल लो, लगभग 2.6 के आसपास का निकल के आता है, जिसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर 2.8। सो ना पी रेशियो वाइज वैल्यू है आज के दिन, ना पीबी रेशियो वाइज वैल्यू है आज के दिन, और ना मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो वाइज वैल्यू है। बट जो फ्यूचरिस्टिक वैल्यू है, जो कंपनी ने सपना दिखाया है कि जो हम फैक्ट्री बना रहे हैं और उससे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी बढ़ने वाली है, वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो इस कंपनी के साथ में नहीं है जो लिस्टेड कंपनी है। भाई दो इन्होंने भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, अपना बढ़ाए जा रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को,
उन्होंने भी कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं दी है, इन्होंने भी कोई क्लियर गाइडलाइन यहाँ पर नहीं दे रखी है। तो आई थिंक मार्केट ने जब इसको ये वैल्यू दे रखी है तो आई थिंक उसकी जो वैल्यूएशन है ऑलरेडी काफ़ी हाई लग रही है। दो ध्यान रखना, जो आईपीओ लेके आ रही है उसने सपना ज़्यादा बड़ा दिखा रखा है इसके मुकाबले, तो उस जो सपने की जो वैल्यू है उसको मार्केट किस तरीके से लेने वाला है उस पर डिपेंड करेगा कि वो लिस्टिंग गेन कैसा देने वाली है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसकी जो आज के दिन जो हवा बन रही है वो किस तरीके से है। तो लेट्स हैव ए लुक एट द हवा ऑफ द कंपनी। तो आज के दिन 24% की पॉजिटिवली हवा बन रही है इस कंपनी के अंदर में, दैट इज नाइस, और वो बढ़ती ही जा रही है पिछले साल जो कुछ दिनों के हिसाब से। तो आई थिंक लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं यहाँ पे, लॉन्ग टर्म में भी आई एम पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, बट आज के दिन के हिसाब से आज के जो प्रॉफिट्स के हिसाब से वैल्यू इन्होंने अच्छी खासी लगा ली है। सो आई थिंक इफ आई एम, मैं क्या कर सकता हूँ वो है ये कि मैं डेफिनेट मतलब आईपीओ के अंदर मैं अप्लाई करना बिल्कुल पसंद करूंगा मैं इसके अंदर में, बट बाद में होल्ड करके रखना, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकता हूँ, बट मुझे एवरेज करना पड़ सकता है अगर ये नीचे आता है तो, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि टाइम लगेगा, बिकॉज इन्होंने कमीशन फैक्ट्रीज कमीशन होने का एक क्लियर गाइडलाइन नहीं दिया है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क फैक्टर नजर आ रहा है। राइट, बाकी दिस वाज जस्ट लिमिटेड रिव्यू अबाउट दिस कंपनी, बाकी आपको भी डिसीजन बनाए अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में बनाए। फाइनली सी यू टुमारो।